वक्त मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं, जरा वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करके एक एजेंडा किया था और एजेंडा सेट करने के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक है जिसकी तस्वीरें आ रही हैं। जिन लोगों को आपने शपथ लेते हुए देखा है वो सभी आज यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे वो अब यहाँ बैठक में मौजूद है। एक तरफ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान अब यहाँ पर है। बहुत सारे चेहरे, हालांकि पुराने भी हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान सभी मौजूद हैं। पीएम ने पहले ही एक एजेंडा सेट किया था। मंत्रिमंडल के शपथ के पहले ही शाम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आए, ऑफिस गए, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बात की, फाइल्स पर साइन किया। जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वो किसानों से जुड़ी हुई फाइल थी। उन्होंने 20,000, अब बीजेपी कहेगी इसे खटाखट 20,000 करोड़ की किसान निधि जारी करने के आदेश जारी किए। इस वक्त कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम को शपथ ग्रहण और सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 दिन के एजेंडे को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, कार्यभार संभाला। कैबिनेट बैठक से पहले तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर दस्तखत किया। वो फाइल किसानों के हित की थी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, रोड मैप पूरी तरह तैयार। ये तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है, रफ्तार रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। और जब कल हमको जो चाय पे बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी जो जिम्मेदारी दी गई है निर्णय होगा। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जो शपथ से पहले पीएम मोदी ने ली। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा है कि मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के बाद 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। लोगों का भरोसा मजबूत करना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने, कंटिन्यूएशन में बने। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है।
सांसदों को मोदी ने अपना विजन समझा दिया। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। मोदी खुद भी एक्शन में हैं और जल्दी उनके मंत्री भी एक्शन में दिखेंगे। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हमने ये एवरेज आवर्स निकाले हैं कि हर बार चाहे वो 2004 हो, 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो, कितने घंटे के बाद जो मंत्रालय है उसका अनाउंसमेंट किया गया था। लगभग 17 घंटे पिछली बार लगे थे। वो ग्राफिक्स अगर हम लोग दिखा दें, और उससे पहले भी 16-17 घंटे यही एवरेज रहा है। इस बार कई घंटे बीत गए हैं। ये देखिए 2004 में 16 घंटे 30 मिनट के बाद हुआ था। उसके बाद से 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार थी 15 घंटा 55 मिनट, लगभग 16 घंटे। उसके बाद 2014 में आई तो शपथ ग्रहण के बाद 15 घंटे 31 मिनट लगे थे। और फिर 2019 में देखिए शपथ ग्रहण के बाद 17 घंटे 59, लगभग 18। और अगर शाम 5 बजे तक हम देखें तो इस बार 21 घंटे हो गए हैं गौरव भाटिया जी, 21। तो ये सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? 72 मंत्री इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इससे पहले कि अन्य मुद्दों पर मैं बात करूं, सबसे पहले यही, सबकी अब नजर इसी बात पर है। बुलेटिन के बुलेटिन खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है किसको क्या कार्यभार मिलने वाला है। क्यों इतनी देरी, क्यों? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो कल का जो दिन था वो ऐतिहासिक दिन था और हमने देखा कैसे नरेंद्र मोदी जी और सभी मंत्रियों ने शपथ ली। वहां पे 10,000 का जमावड़ा था, भीड़ थी जो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही थी और वो सुनना चाहती थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट से केवल वो शपथ स्थल नहीं बल्कि पूरा भारत गौरवान्वित हुआ। और मैं समझता हूं इतिहास इसलिए रचा गया है अंजना जी, ये तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कोई अगर मेहनत करेगा, ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा तो जनता भी अपना आशीर्वाद देगी। और आजाद भारत में नेहरू जी ने जो किया था उससे भी बढ़ के इसलिए किया क्योंकि नेहरू जी जब तीसरी बार शपथ लेके प्रधानमंत्री बने थे 1962 में, तो करीब 3% वोट परसेंटेज कम हो गया था। नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये भी नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है, 24 साल से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हमने देखा किस तरह से 13 से 14 साल वो मुख्यमंत्री रहे, बिना चुनाव हारे लगातार मुख्यमंत्री रहे, जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री बने, अब 10 साल से प्रधानमंत्री। अब मैं आता हूं पहला खबर इस वक्त आ रही है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला लिया गया है। ये मोदी कैबिनेट से आया पहला फैसला। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने इसका नाम कर दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका उद्देश्य 2024 और आने वाले वक्त में हर गरीब को घर मिले, इसके लिए कोशिश थी। नए घर में टॉयलेट, बिजली, एलपीजी की सुविधाएं दी जाएंगी। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला इस सरकार का, इस कैबिनेट का पहला फैसला बताया जा रहा है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक ऐसी योजना जिसकी मतलब अगर आप धरातल पर जाइए चुनावों को कवरेज करने, उसकी खूब चर्चा होती थी। कैबिनेट का पहला फैसला भी उसी आवास योजना के लिए सामने आया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल कैबिनेट का जो पहला फैसला है वो है 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को बनाने के लिए मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की घोषणा जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो को रिलीज करते हुए कही थी। और देखिए कैबिनेट जैसी ही मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी, उसके पहले कैबिनेट के फैसले में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास
घर बनाने की जो योजना है उसमें ऐड करने के लिए कैबिनेट का पहला फैसला हो गया है। अब तक 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं और इन घरों में जो है बिजली, शौचालय और उज्ज्वला, एलपीजी गैस के सिलेंडर, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल की सरकार में, जिनसे ये इन घरों के अंदर बाकी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसका बेनिफिट भी मिला है। और अब नए 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर बनाने का जो फैसला है वो पहली कैबिनेट में लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के। तो आप अंदाजा लगाइए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके के एक्शन मूड में हैं। सुबह जो है वो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ के लिए साइन करते हैं, जो 9 करोड़ 30 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगी। 2,000 रुपए हर किसान के अकाउंट में जाएंगे। और आज शाम को जो है 3 करोड़ नए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के फैसले को जो है मोहर लगाती है कैबिनेट। तो आप अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम करना चाहते हैं इस अपनी तीसरी सरकार में, और जिसका एजेंडा साफ है कि 2047 में भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपको नीचे जमीन स्तर पर जो काम करना होगा, जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको जीवन स्तर को सुधारने का काम। 4 करोड़ 21 लाख घर अब तक बना लिए गए हैं। 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए अभी से ही कैबिनेट का पहला फैसला आ गया है। इससे पहले किसान सम्मान निधि के लिए भी जो पैसे रिलीज किए गए उसी पहली फाइल पर पीएम ने साइन किया था। जल्दी से चलते हैं, एक बार गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और ऐसा लग रहा है कि टॉप मोड में है, विपक्ष ये भी कहेगा कि अभी से ही 2029 के चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है क्या? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष का रिएक्शन बड़ा नेगेटिव होता है। और मैं आपको बता रहा था आज पहली फाइल जिस पे हस्ताक्षर किया वो क्या था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 9 करोड़ 30 लाख किसान लाभार्थी जो थे उनको 20,000 करोड़ रुपया दिया गया। और ये 17वीं किस्त थी, मतलब 3 करोड़ 30 लाख ये करोड़ रुपया दिया गया है। 3.3 लाख करोड़। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक प्रतिबद्धता किसानों के प्रति। और इसकी तुलना मैं करता हूं, आपको याद है यूपीए की सरकार 2008 में, यूपीए की सरकार में किसानों को 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया, जिसमें मेरे सामने न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आई कि 52,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो कहां एक तरफ 3.3 लाख करोड़ और दूसरी तरफ 60,000 करोड़। दूसरा, जब नई लोकतंत्र के मंदिर की इमारत मिली, सबसे पहला बिल कौन सा पारित किया? महिला आरक्षण का बिल। और आज कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला, पहला फैसला क्या है? 3 करोड़ घर देंगे, जब 4 करोड़ 30 लाख घर दे चुके हैं। यह दर्शाता है सशक्तिकरण की राजनीति। और मैं एक बात और कह के अंत करूंगा अपनी बात को, कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। कल शपथ ग्रहण में सब लोग अचंभित थे कि वहां पे सोनिया गांधी की सीट थी। राहुल गांधी संविधान उठा के कहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लेकिन जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था तो राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वहां उपस्थित भी नहीं हो पाए। आप बताइए, शर्म नहीं आएगी कि जो लीडर है कांग्रेस पार्टी की, वो नेत्री भी नहीं थी, राहुल गांधी भी नहीं थे, और राष्ट्रपति वहां बैठी थी, राष्ट्रपति वहां पे जो है शपथ दिला रही थी और खड़गे जी उठ के चले गए थे। तो मैं तो अचंभित रह गया ये देख के कि इनकी प्रतिबद्धता ये है लोकतंत्र के प्रति कि ये 2 घंटे बैठ नहीं सकते जनता के बीच में। ये लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करेंगे? आप शुरुआत इसी से कर लीजिए, इस सवाल का जवाब देते हुए। 2 घंटे नहीं वहां पर मौजूद रहना। और फिर दूसरी बात पर, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार, जो मोदी 3.0 है, पीएम किसान सम्मान निधि सबसे पहले साइन करते हैं, 3 करोड़ अब अतिरिक्त घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब बड़े फैसले हैं? अंजना जी, जिन्होंने 10 साल देश को किया है बदहाल, क्या 100 दिन में वो देश को कर देंगे निहाल? मैं हतप्रभ हूं, खड़गे साहब हमारे कांग्रेस पार्टी, समूची कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। ये हमारी सकारात्मक पहल थी और हमको दायित्व दिया है समालोचना करने का। ये नए पैकेट में पुराना रिजेक्टेड माल परोस दिया प्रधानमंत्री जी। फिर आपने क्या देश को दिशा देंगे? 10 साल इन्हीं लोगों को तो हमने झेला है। एक लंबी फहरिस्त है,
पीयूष गोयल जी, एस जयशंकर, राजनाथ जी, निर्मला सीतारमन, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा, ठीक है। अश्विनी वैष्णव, अभय जी, ये जितने लोग 80% मंत्री। एक मिनट सुनिए ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी सर कि आज आप ही कैबिनेट डिसाइड कीजिए, आप ही तय कीजिए किसको किसको मंत्री बनाना चाहिए था मोदी जी को। नहीं, मंत्री बने हुए हैं, उनके नाम गिना रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा। मैं तो जो मंत्री अभी तो विभाग का बंटवारे की बात कि ही नहीं पुराने कर रहा हूं। चेहरे ही है, तो मगर नए मैं चेहरे ये किसको बनाते? हाँ, ये मंत्रिमंडल के, मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है उस पर भी प्रकाश डालूंगा। पहले तो मैं चाहता था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली फाइल क्या हस्ताक्षरित करते, पता है आपको? नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ये बताया कि 7 साल से वो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि सारी जीएसटी हटाइए एग्रीकल्चर इनपुट्स पे से, ट्रैक्टर पे से, कीटनाशक पे से, खाद पे से। उन्होंने कहा 7 साल तक कहते रहे, लेकिन मोदी जी ने नहीं सुनी। परिणाम क्या है जानती हैं? 25,000 रुपए 1 हेक्टेयर पर लागत बढ़ा दी मोदी जी ने। ये जो पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं ना, 1 करोड़। आज तो धन्यवाद और बधाई देता हूं मैं गौरव भाटिया जी को, सही आंकड़ा बता दिया। नहीं तो सदन में प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे इनके नेता कहते थे 11 करोड़ किसानों के खातों में डाल दी। इन्होंने आज बताया 9 करोड़ 21 लाख। तो 1 करोड़ 57 लाख नाम काट दिए गए किसान सम्मान निधि में से। तो पहला जो निर्णय था, पहला निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेना था। दूसरा निर्णय क्या लेना था? अंजना जी, आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। कितना पैसा देते हैं पता है ग्रामीण भारत में एक मकान बनाने के लिए? 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री जी, उसमें से भी 40% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है। प्रधानमंत्री जी, एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, एक कमरा बनाकर बता दीजिए वो लोग अपने पैसे से वो घर बनाते, क्योंकि आपने लागत इतनी बढ़ा दी है। जो खेती का जिक्र है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2,86,000 करोड़ रुपए सालाना किसानों की जेब से निकाल रहे हैं। आज जेडीयू साथ में आई है, जेडीयू से पूछता हूं, वो हर डिबेट में कहते थे कि समर्थन मूल्य का किसानों के लिए कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता आज जो पीएम आशा अम्ब्रेला योजना है उसके विस्तार की बात करते। आपने कहा था कि अगर फसलों के दाम नहीं मिलेंगे तो सीधे किसानों के खातों में जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर कर दूंगा। पहले साल बजट रखा 500 करोड़, उसमें से रिवाइज एस्टीमेट में 400 करोड़ और खर्च 1 लाख रुपया भी नहीं किया प्रधानमंत्री जी। किसानों की हालत इसलिए 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी की हो गई। तो आज देश ये चाह रहा था कि आप उन्हीं मंत्रियों को फिर से अपॉइंट कर दिया। क्या संदेश जाएगा बताइए? 40 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डालने वाले हरदीप पुरी जी और धर्मेंद्र प्रधान फिर मंत्रिमंडल में शामिल है। जो प्याज नहीं खाती थी हमारी वित्त मंत्री जी, वो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, उनको फिर शामिल कर लिया। भारत मां की अस्मिता पर आक्रमण चीन ने किया और आपने और रक्षा मंत्री ने न सिर्फ मौन साधा और ये कहा कि वहां ना कोई आया है ना घुसा है। मैं आज पूछना चाहता हूं वाणिज्य मंत्री, आपने उन सारे मंत्रियों की फहरिस्त दी, $118 बिलियन का चीन से इंपोर्ट करके सारा एमएसएमई तबाह कर दिया। तो जिन लोगों ने आर्थिक रूप से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए एक मंत्री रखा था आपने, गिरिराज सिंह जी, फिर उनको ले लिया प्रधानमंत्री जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने महाराष्ट्र में, आपने हरियाणा में, आपने बिहार में चुनावों को देखते हुए वहां पर भी आप उत्तर प्रदेश से अधिक हारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद आखिरी बात कहने दीजिए, मैं देश के लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, वो किसी राजनीतिक दल के हों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या से प्रतिशोध लेना बंद कर दीजिए। अयोध्या वो स्थान है, क्यों अवतार लिया भगवान ने? क्योंकि ना वहां कभी युद्ध हुआ है, ना कभी वहां वैमनस्य पला है। वहां के लोगों को आप ऐसी घृणा से देखते हैं। तो अयोध्या में हारे, चित्रकूट में हारे, रामेश्वरम में हारे, मेहंदीपुर बालाजी में हारे, सालासर में हारे, खाटू श्याम में हारे, त्र्यंबकेश्वर में हारे, क्यों पाप के भागी बनना जवाब चाहते सुन लीजिए। सारे धार्मिक स्थानों से आप हार गए। प्रश्न आपके बेमानी रह जाएंगे ना अगर जवाब ही नहीं मिलेगा। गौरव भाटिया जी, सिलसिलेवार ढंग से जवाब दीजिए। एक एक मंत्री का उन्होंने नाम लिया, उनके काम को याद दिलाया, नाकामी बताई, कह रहे उनको फिर से आपने क्यों चुन लिया, और फैजाबाद से लेकर रामेश्वरम तमाम उन्होंने सीटों की बात की है, चित्रकूट से लेकर, सब क्यों हारे, इस पर एक जवाब। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी जी जो लीडर हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की, वो क्यों नहीं उपस्थित थी? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? संविधान हाथ में पकड़ने से किसी की निष्ठा संविधान में नहीं आ जाती है। ऑर्डिनेंस फाड़ा था इस 53 साल के अपरिपक्व बालक ने, और प्रवक्ता ने पहले राउंड में कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये जान गए कि राहुल गांधी में कुछ कमी है। और जब माल परोसने की बात करते हैं तो फटे पैकेट का माल जो आप कह रहे थे, रिजेक्टेड माल आपने दे दिया।
तो राहुल गांधी को तो 40 बार रिजेक्ट कर चुकी है जनता, फिर भी आप परोस देते हैं। मैं केवल यह पूछना चाहता था कि जो संविधान उठाते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं आए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? कोई उत्तर नहीं। दूसरी बात मैंने कहा 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी एक बार 2008 में इन्होंने वादा किया, उसमें 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये हाथ में न्यूज है, सीएजी की रिपोर्ट आई। हमने दिए 3,30,000 करोड़ रुपए, 17वीं जो है किस्त दी है। अब आप बताइए 5.5 गुना ज्यादा है, लेकिन इन्होंने कोई खंडन नहीं किया 60,000 करोड़ रुपए का, ना घोटाले की बात करी। तीसरी बड़ी बात है, किसानों की बात आप ना किया करिए। पहले तो मैं ये बता दूं 17वीं किस्त जो गई है 3,30,000 करोड़, ये अपने आप में दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने 24 करोड़ के आसपास दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 34 करोड़ किसान लाभार्थी जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर स्वामीनाथन जी वो रिपोर्ट देते हैं 2006 में, 8 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रहती है, एमएसपी लागू नहीं होती है। वो लागू करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और स्वामीनाथन जी तारीफ करते अपने लेख में, उनको भारत रत्न दिया तो हमने दिया। आपने किसानों की बात करी, किस मुंह से करते हैं? 1,80,000 किसान ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या करी 10 साल के आपके शासन में, और आप आते हो और किसानों की बात करते हैं। मैं एक बात कहूंगा, ऐसे ही कोई कांग्रेस नहीं बनता है अंजना जी। इनका रिपोर्ट कार्ड आपको मैं बताता हूं। आंध्रा में इनका आया है अंडा 25 सीटों में, अरुणाचल में इनका आया अंडा, दिल्ली में आया इनका अंडा तीसरी बार 7 सीटों में, मध्य प्रदेश में आया इनका अंडा, उत्तराखंड में अंडा, हिमाचल में अंडा, त्रिपुरा में अंडा। अब बताइए इतने अंडे हैं तो ये काम राजनीति का क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो बार बार कहता हूं ऑमलेट की दुकान खोलो, ऑमलेट बेचो। और छत्तीसगौरव में 11 में 1 सीट है तुम्हारी, गुजरात में 26 में 1 है, उड़ीसा में 21 में 1 है, पश्चिम बंगाल में दिखा रहे हैं। गौरव जी, फैजाबाद क्यों हारे? हाँ, तो ये सवाल आज पूछा जाएगा अंजना जी। मैंने इसीलिए ये सवाल उठाया। आप तो चुनौती देते थे, राहुल गांधी का वक्तव्य चल रहा था, मैं कागज में लिख के कहता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है? नरेंद्र मोदी जी ने नया कीर्तिमान बनाया और वो प्रधानमंत्री बने। और मंत्रिमंडल बनने की जब तक बात है, देखिए किसको कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा। अगर ये कहते हैं, इनके ही शब्द बता रहा हूं, रिजेक्टेड माल, तो मनमोहन सिंह जी जब आपने परोसे थे तो किसी ने कहा था रिजेक्टेड माल है। अरे सम्मान करिए, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र अधिकार होता है, उस पे आपकी टिप्पणी अनुचित है। अमित शाह जी वो है जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटा के दिखाया। राजनाथ सिंह जी वो है जो सेना के साथ रहते हैं, और जब गृह मंत्री थे उन्होंने जनता के लिए काम किया। निर्मला सीतारमण जी वो मंत्री है जिन्होंने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। ठीक है, तो चुनाव फिर खत्म आप हो गए, बोल रहे हैं सरकार बन गई है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से, बोलेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन गए। फैजाबाद क्यों हारे? क्या इसमें एक बड़ा सबक नहीं है बीजेपी के लिए? एक छोटा सा जवाब, उसके बाद से मैं आ रही हूं अभिजीत। फैजाबाद देखिए अंजना जी, मैंने हमेशा एक बात कही है, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, जनता को राक्षस नहीं बुलाएंगे जैसे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला बुलाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मजबूत करती है देश को, अगर हारती है तो हम लोग सीखते हैं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कहूंगा, आकलन होगा जीत का भी और हार का भी। अगर हम कहीं भी हारे हैं तो कमी हम में है, हम जनता का दिल नहीं जीत पाए। हमने भव्य राम मंदिर तो बनाया, लेकिन अगर जनता ने कुछ वर्डिक्ट दिया है उसको सराखों पे रखते हुए अपने आप को बेहतर बनाएंगे। और गारंटी कह रहा हूं कि अयोध्या ही क्यों, जहां जहां अगर हमारी हार हुई है वहां पे पुनः कोई परचम लहराएगा तो वो भगवा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये फर्क आपके सारे दर्शक देख रहे हैं कि हम ईवीएम को बुरा नहीं कहते हैं, हम अपनी लकीर को और बेहतर और लंबा और गहरा कर देंगे, पत्थर की लकीर बना देंगे। अभय जी देखिए, एक बात तो इस मैंडेट में एकदम तय है कि जनता ने एक मजबूत विपक्ष के लिए अपना वोट डाला है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। जो जनता है उसका जो फैसला है वो सबसे बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप ये हिम्मत दिखाएंगे कि आखिर 2 बार सत्ता से दूर रहने के बावजूद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नर्वस 90s की शिकार हुई, आप सेंचुरी नहीं मार पाए, आप 100 का आंकड़ा 3 डिजिट पे नहीं पहुंच पाए, इसकी क्या वजह है? 2 सांसद और आए हैं, 101 हम पहुंच गए, ये तो दुरुस्त कर दूं।
वही बता रहे हैं हमारे अंडे की बात, जिनको जनता ने मारे वोटों के डंडे और लात। महाराष्ट्र में क्या हाल किया साहब आपको? 70% सीटें महाराष्ट्र में कम कर दी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल किया आपका? हरियाणा में क्या हाल किया आपका? बिहार में 15 साल पीछे धकेल दिया आपको। वेस्ट बंगाल में कोई 1-2 प्रांत बता दीजिए, वो तो उड़ीसा ने लाज रख ली, नहीं तो सत्ता बनाने के काबिल भी नहीं रहते। अंजना जी, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर किसी कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, ये अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी संविधान उठाते हैं और शीश नवाते हैं। अरे संविधान की शपथ खाते हैं पर क्या उसको निभाते हैं प्रधानमंत्री जी? चुनाव में तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान किए जाते हैं, और शपथ खाते हैं कि मैं शपथ लेता हूं संविधान की कि मैं वैमनस्य नहीं फैलाऊंगा। तब ये दायित्व हम कांग्रेस पार्टी का बनता है कि वो दिशा दिखाए। अभी किसानों की बात की, मैं इसलिए समर्थन मूल्य के कानून की बात कर रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा है, वो तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली सिर्फ 0.13% समर्थन मूल्य पर खरीदा है। दालें खरीदी 0.43%, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सिर्फ 0.26% आपने खरीदी। इसलिए हम कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य का कानून बनाइए। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। नरेंद्र मोदी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया कि मैं स्वामीनाथन कमीशन की अगर सिफारिश लागू करूंगा तो यह बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अर्थात व्यापारियों के समर्थन में खड़े हो गए थे। उसमें लिख दिया 201 में से 175 सिफारिशें जनवरी 2014 तक पूरी कर दी थी। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम क्या किया था 2014 में? बताइए। जो जमीन के अधिकार का कानून सारे राजनीतिक दल लाए थे, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलकर, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश से रोकने की कोशिश की। दूसरा बड़ा कदम उठाया, 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए। जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर आए तो उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए। जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने आग्रह किया तो जीप से रौंद कर मार डाला गया, और किसानों के पक्ष में और कोई ऐसा वर्ग नहीं है। माफ कीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश से प्रतिशोध लेना बंद कर दीजिए। सिर्फ फैजाबाद से नहीं, पूरे यूपी से प्रतिशोध ले रहे हैं। उत्तर प्रतिशोध कैसे ले रहे हैं सर? और दलित समाज का मंत्री कम कर, क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए ना सर। अरे एक सेकंड, ये डेटा एक बार डेटा दिखा दीजिए। हमने ग्राफिक्स भी बनाया है दुबे जी। लोकसभा सीटें वहां की 80 है, 12 में से 9। एनडीए ने 36 जीती है इस बार। 2024 के में इनके मंत्री 11 हो गए, जो पिछली बार 2019 में 9 मंत्री थे वहां से। क्या कह रहे हैं? 12 से 9 मंत्री किए, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है गलत जानकारी जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाली है, वो एक बार दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए आप फिर से उसको देखिएगा। वेस्ट बंगाल, आप ही के आज तक की स्टोरी से मैंने वो पढ़ा है, वेस्ट बंगाल में रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र में और बिहार में। अरे ये देखिए ना स्क्रीन पे है सर, 19 में 9, अभी 2024 में 11, अभी नंबर्स आ गए सामने में। ये इसलिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। मुझे लगता है साक्षात आज तक पर बैठे हुए। मुझे लगता है कि नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने ये इसको रिवर्स कर दिया है। आज जो संख्या कम हुई है पहले की अपेक्षा, फिर से एक बार देखिएगा, अपनी टीम को बोलिएगा। चेक करती हूं, मैं चेक करती हूं। ठीक है, अगर गलत इसको चेक कीजिए एक बार। बिल्कुल, मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं, हम समालोचना करेंगे, लेकिन बैसाखियों की सरकार है, अभी 2 घमासान अंदर चल रहे हैं। आपने कहा ना इतने घंटे हो गए, मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं किया किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा, क्योंकि एक जो इनका जेडीयू और टीडीपी है, उसमें से मेरी जो सूचना है, हो सकता है सही हो सकता है सही नहीं हो, एक वित्त मंत्रालय चाहता है। इसलिए चाहता है क्योंकि ईडी वित्त मंत्रालय के पास है, और एक किसी राजनीतिक दल के किसी एक बड़े नेता के मुकदमे की फाइल ईडी के पास है, तो वो चाहते हैं कि उसको वो कंपनसेट कर लें। एक लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहता है एक राजनीतिक दल, क्योंकि पता है कि जो राजनीतिक जो भारतीय रुक जाइए, अभी तो पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है आपकी सरकार में। आप लोग तो बताते नहीं है। अभय दुबे जी का कोई अंदर बैठा हुआ है जो हमें बता रहे हैं। बताइए अभय जी, चलिए सब सुनेंगे ध्यान से। अंजना जी, अभय दुबे जी अब पूरे देश को बताने वाले हैं कि आखिर बीजेपी कैबिनेट में किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, ये बताने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, बताइए। भारतीय जनता क्यों देरी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो सुबह की सब्जियों की तरह, जिसने सांसद विधायक खरीदे हैं, शाम के डिनर के सूप में जिसने राजनीतिक दल पी लिए हो और प्रजातंत्र की खाकर डकार मारी हो, उससे सारे भयाक्रांत हैं। वो जानते हैं अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पास नहीं हुआ
तो वो तोड़फोड़ करेंगे और राजनीतिक दल ही समाप्त कर देंगे। अभी प्रारंभ हो गया महाराष्ट्र में एनसीपी क्या कह रही है, नाराजगी प्रारंभ हो गई है। तो जो पहले दिन था, अभी तो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी नहीं हुआ, एनसीपी जो तथाकथित एनसीपी है उन्होंने कहा नहीं साहब हमको तो राज्य मंत्री का पद दे रहे थे, वो प्रफुल्ल पटेल साहब जो अभी जिनकी फाइलें सारी ठीक ठाक कर दी, और वही सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, एनसीपी ही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट से भी खबर आ रही है कि आखिर स्वतंत्र प्रभार का सिर्फ क्यों दिया जा रहा है मंत्रालय। लेकिन ये जो नंबर्स हम दिखा रहे थे, एक बार ये नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और गौरव भाटिया जी, ये दलित बड़े पैमाने पर आपसे छिटके हैं और एनडीए से निकलकर वही दलित वोट पूरा चला गया है इंडिया गठबंधन की तरफ। एक बार वो फिगर्स दिखा दीजिए जल्दी से, जो अभी हम लोग दिखा रहे थे। ये अपने आप में बताता है कि गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी से जो दलित है पूरी तरह से खिसके हैं। एनडीए को 41% के आसपास मिला था और इस बार 35 पर आप फिसले हैं। इंडिया गठबंधन को 28 था, वो 46 पर गया। इसकी एक वजह यह भी है कि पहले जो विपक्ष की गठबंधन था उसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, इस बार वो गई हैं। लेकिन आप तो गिरे हैं, 6% फिसले हुए हैं इन नंबर्स के हिसाब से। देखिए अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात बताता हूं, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे आप बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, एससी, एसटी, ओबीसी, सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए। और गजब की बात यह है, वो पार्टी कहती है हमें कि आप 10 साल पीछे चले गए हैं बिहार में, जो मैं कहता हूं 40 साल पीछे चली गई है भारत में। कैसे? 1991 में 240 सीटों के आसपास आई थी कांग्रेस पार्टी। अब आप मुझे बताइए, 34 साल ये 240 के आसपास नहीं आए हैं और उसके बाद हमारे पीछे जाने की बात करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अपने अंदर झांकिए। ये वही बात है कि किसी बंगले में अगर लाइट चली जाए 1 मिनट के लिए तो कांग्रेसी कहते हैं कि देखो वहां लाइट गई थी। भैया, आपका ट्रांसफार्मर फूक गया, आपके घर में बिजली सालों साल नहीं है, अंधेरे में रहते हो और नूडल्स की तरह आप अपने नेताओं को खाते हो, इटालियन पिज्जा बनाते हो। आप बात करोगे दूसरी पार्टी की। मैं आपको एक बात बताता हूं जो जनता में आक्रोश है। और देखिए, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब आपको मालूम है, लखनऊ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, वहां पे महिलाएं निकल के आ रही हैं और इनका जो झूठा गारंटी कार्ड है, जो इनकी तरह एक्सपायर्ड है, वो दिखा के कह रही हैं कि भैया हमें 1 लाख रुपए कब मिलेगा सालाना। और वो उस पर कोई उत्तर नहीं है। और ये किसने कहा था? ये राहुल गांधी के शब्द हैं। चुनाव खत्म हो जाए, हम लिख के दे रहे हैं हस्ताक्षर के साथ, आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर आइएगा। ये नहीं कि सरकार देगी, कांग्रेस के हेडक्वार्टर आइएगा और अपना ये हंसने की बात नहीं, क्योंकि वाकई हम लोगों ने स्टोरी फाइल की है। वो तस्वीरें भी हम दिखा सकते हैं अगर फौरन निकल जाए, क्योंकि अब वक्त कम बचा है, जहां पर लोग लखनऊ में, खासतौर पर हमारे सहयोगी ने जाकर, आशीष ने ग्राउंड रिपोर्ट, एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, उसके बाद आप पूरी कर लीजिएगा। वहां पर लोग फॉर्म भरे हैं, पैसा मिलने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। आखिर क्या हो गया? बीच में नहीं बोल रहा हूं। ठीक है अभय जी, अभय जी से एक रिएक्शन इस पर। लोग पैसा लेने पहुंच रहे हैं। अंजना जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उसी श्रीवास्तव की रिपोर्ट को पूरा देख लीजिएगा। मैंने आपके चैनल पर देखा है। हाँ। घर जाकर भी लिया उसने। उन महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही खटाखट 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 पैसे आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी से कहिए फिर, गौरव भाटिया जी, हट जाए सरकार से। जिस क्षण हटेंगे अगले दिन से खटाखट खटाखट 1 लाख रुपया देना चालू कर देंगे। अब गौरव जी इसका जवाब आप दीजिए। अंजना जी ने जो डेटा बताया, अंजना जी ने जो डेटा बताया उसमें एक संशोधन और कर दूं मैं, कि जो यूथ है 18 से 35 साल के नौजवानों का भी 14% वोट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी और एनडीए। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाइए, खटाखट पैसे मिलेंगे। देखिए, ऐसा है राहुल जी, खटाखट आपके तो खटाखट जाते थे अडानी अंबानी को, सबको पता है। 1600 करोड़ रुपए रोज खटाखट जा रहे हैं। बस हो गया सर, अब हम लोग भी पक गए खटाखट फटाफट सब सुन के। प्लीज वापस आइए गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी तो जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, ग्रामीण इलाके के लिए, शहरी इलाके के लिए, मजदूर के लिए, पिछड़े के लिए, सबके लिए करेंगे ही।
बात ये नहीं है, बात ये है अगर आप कहते हैं 1 लाख रुपए देंगे तो पहली बात आपने क्यों कहा कांग्रेस हेडक्वार्टर से ले जाइएगा और रसीद पे साइन क्यों किया था, रसीदें भरवाई क्यों थी। दूसरी बात, जहां आपकी प्रदेश सरकारें हैं वहां की गारंटी भी पूरी नहीं है। ये जो 1 लाख वाला वादा है ये कम से कम अपने जो 3 प्रदेश हैं जहां पे आपकी कोई घटक दल की सरकार नहीं, अपनी सरकार है अंजना जी, जनता ये कह रही है कम से कम वहां पे तो इस वादे को पूरा करो। तीसरी बड़ी बात है, ये शब्दों की बात कर रहे थे, अरे अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, बहुसंख्यकवाद से आपको नफरत है, मोदी जी को आपने गाली दी है और तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और जब परिणाम आए हैं तो 3 बड़ी बातें सामने आई हैं जो मैं रख दूं। पहली, ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम ठीक है। दूसरा, भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है। और तीसरी बड़ी बात जो अंजना जी है, जो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जो आप तुष्टीकरण की राजनीति करके नफरत फैलाते हैं, इस नफरती राजनीति को जनता ने नकार दिया है। सकारात्मक विपक्ष का काम करिए, वरना ऐसा ना हो कोई क्षेत्रीय दल आके आपकी जगह ले ले और आप इतिहास के पन्नों में लिखे जाए कि एक डायनासोर की तरह विलुप्त पार्टी थी कांग्रेस। अभय जी, आपने किनारा कर लिया इस खबर से, घर में जाकर बोला कि सरकार बनेगी तो, लेकिन ये महिलाएं आकर लाइन में लगी, वो रसीद दिखा रहे, वो क्या थी, रसीद भी दिखा रही है, रसीद भी दिखा रही है, हस्ताक्षर वाले। ये क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल अंजना जी, सरकार बनने पर हम प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि उनकी सरकार बनी तो 1600 करोड़ रुपए रोज अडानी जी के खाते में खटाखट खटाखट खटाखट। मनरेगा की मजदूरी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 7 रुपए बढ़ाई उत्तर प्रदेश में। किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर दी प्रधानमंत्री जी। धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने खटाखट खटाखट खटाखट। 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी में बड़े बड़े धन्ना सेठों के माफ किए खटाखट खटाखट। राहुल गांधी जी जिस दिन सरकार बनाएंगे उस दिन फिर से ये खाते में पैसे आएंगे, जैसे कर्नाटका में हमने गारंटी कार्ड साइन कराए थे। 2,000 रुपए 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। 70 लाख महिलाएं प्रति माह टाइम खत्म हो रहा है। एक सेकंड अभय जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले क्लैरिफिकेशन आपसे लेना था, क्योंकि 99 ही कांग्रेस के सांसद जीते थे, आपने 2 की बात की है। ये कौन कौन है? क्या पप्पू यादव प्रियंका वाड्रा गांधी से मिले इसलिए आप कह रहे हैं? और एक ये विशाल पाटिल जिन्होंने समर्थन दिया है सांगली वाले, इसकी वजह से आप कह रहे हैं? कौन 2 आ गए? 2 लोगों सेंचुरी पुराने के लिए इधर उधर से लोगों को ले रहे हैं? पप्पू कौन? नहीं, इधर उधर से नहीं। पप्पू यादव ने ऑफिशियली मेंबरशिप ली, आपने देखा नहीं, मुख्यालय में आकर दिए। और जो दूसरे भी हमारे साथी जिनका नाम अभी 2 लोग हैं, अभी कब ली? सब लोग हैं। अरे बड़े आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अंजना जी, वो तो पुरानी बात है। उसके बाद सर सुनिए, उसके बाद आरजेडी ने वहां पर भीमा भारती को उतार दिया, वो फिर निर्दलीय लड़े थे ना चुनाव। बताइए झूठ कैसे बोलते हैं भाई? नहीं, निर्दलीय लड़े। मैंने कहा इसी बात पे कहा कि हमारी पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। 99 से 101। सुनिए ना 6 महीने रुक जाइए। अभी 240 सीटें हो गई, जो नेहरू जी से तुलना कर रहे थे। 361 सीटें थी पंडित नेहरू की, कम नहीं हुई थी। तुम्हारी 240 रह गई 303 से। 92 सांसद हार गए, 19 मंत्री हार गए। और वो तो कुछ मंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए नहीं हारे। नहीं तो 80% मंत्री हार जाते तुम्हारे। इतना देश को 2 लाइन का जवाब है। अब 19 मंत्री हारे हैं गौरव जी, उस पर वो आईना दिखा रहे हैं आपको। छोटा सा जवाब एकदम। देखिए ऐसा है, अभी एक सांसद इनका और काम होने जा रहा है। मैं वजह बताता हूं। राहुल गांधी जो जीते हैं वो 1 सीट खाली करेंगे तो 1 सीट और कम हो जाएगी। और आप सोचिए कि 3 चुनाव लगातार कौन सी ये लोग 100 के आंकड़े के नीचे रहे हैं। और इनके 3 चुनाव अगर आप जोड़ दीजिए जितनी सीटें ये पाए हैं उतनी अकेली बड़ी खबर आ रही है। आप दोनों को मैं रोक रही हूं क्योंकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हें मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है। अभी बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, ताकि जैसे ही ये सूत्रों से खबर आ रही है। और फिलहाल नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, आपको याद होगा सड़क परिवहन मंत्रालय पर माना जा रहा था कि जो टीडीपी है वो उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि आप देखिए बिना, इस बार जो मंत्रालय दिए गए हैं 2024 में, उसमें 72 मंत्रियों में से 61 मंत्री बीजेपी के हैं, एनडीए के 11 मंत्री हैं, जिसमें 2 टीडीपी के हैं, 2 जेडीयू के हैं।
तो ऐसा लगता नहीं है कि जो सहयोगी दल है वो बहुत हावी होती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा था कि सड़क परिवहन मंत्रालय से लेकर कई सारे मंत्री पद वो मांग रहे हैं बड़े, लेकिन खबर यही आ रही है कि कंटिन्यूटी है और नितिन गडकरी फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हें मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से ये सबसे बड़ी बात जो साबित करता है वो यही है कि सरकार में कंटिन्यूटी प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो उनके बड़े बड़े मंत्रालय थे, जो भारी भरकम मंत्री थे, उनको वही पोर्टफोलियो फिर से मिले और एक कंटिन्यूटी काम में मोदी 3.0 में भी रहे। इसी के साथ हमें हल्ला बोल का अंत करना पड़ रहा है देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। आप देखते रहिए